गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में अपने सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल JH एग्जाम फ्लैग्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि JH एग्जाम फ्लैग्स रिव्यू से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसकी तैयारी करवा रही है। आज का जो टॉपिक है MDC पेपर ज्योग्राफी का होगा सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए। टॉपिक नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से दो क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट बताया है। पहला क्वेश्चन है झील की परिभाषा एवं दूसरा क्वेश्चन है मैदान। यानी झील क्या है, झील कितने प्रकार के हैं, मैदान क्या है, मैदान कितने प्रकार के हैं, मैदान का निर्माण कैसे होता है, झील का निर्माण कैसे होता है। ये आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन का आंसर भी देंगे और साथ में साथ इसको हम लोग एज ए थ्योरी के बेसिस पे हम लोग इसको आज समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यानी इसके पहले मैंने 3 लेक्चर यानी 6 क्वेश्चन करवा दिया है। आज जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 7 होगा, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं, देखिए क्या बोला है, झील की परिभाषा दे। क्या बोला है, झील की परिभाषा दे तथा उत्पत्ति के आधार पर झीलों के वर्गीकरण को परिभाषित करें। तो आज हम लोग देखेंगे कि झील है क्या, झील का निर्माण होता है कैसे और इनके कितने प्रकार है। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। क्या बोला है कि झील जो है ना, क्या झील जल का वह स्थिर भाग है। भैया झील क्या है, स्थिर भाग है, स्थिर रहता है, वो गतिशील नहीं रहता है। वही है कि जो झील है वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। क्या होता है, चारों तरफ स्थल खंडों से घिरा होता है और स्थिर होता है। अब देख भैया तू झील कैसे, कभी एगो पिक्चर में गाना दे दे का, कौन सा गाना है कि नैनो के झील में उतरा ये दिल था, डूबा जाए ये डूबा ही जाए। तो इन आंख वाला झील ना हो, ये आंख वाला झील का बात नहीं हो रहा है, झील आंख वाला का नहीं, यहाँ जो रियल झील है ना उसकी बात हो रही है। क्या बोल रहा है, देखो झील वह स्थिर जल है, स्थिर हो भैया, जिसके चारों ओर क्या है, स्थल है, यानी जिसके चारों ओर जमीन। अब गागल को लेखक लिख दिया कि झील सी आंखों में डूबा ये दिल था, डूबा ये जाए डूबा डूबा ये जाए। तो ये गाना, तो वो आंख वाला झील का बात यहाँ नहीं, वो आंख में कोई डूब पाएगा, आंख में पानी है, आंसू इतना नहीं सुनोगा मैं कैसे डूबे तू। तो लेखक है भैया कुछ बोल देगा, लेकिन यहाँ वास्तविक झील का बात हो रहा है। तो वास्तविक झील किसे कहेंगे कि सर वास्तविक झील स्थिर होता है और इसके चारों तरफ क्या होती है, चारों तरफ स्थलखंड होता है। चलिए झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। समान रूप से झील भूतल के विस्तृत गड्ढे, भूतल मतलब भैया जहां तू खड़ा है, भूतल जहां तू खड़ा है, भूतल के वे गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है, मतलब जमीन का वो गड्ढा होता है जिसमें जल क्या होता है, भरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है। बताइए कि भैया इसका जल क्या होता है, स्थिर होता है। तो हजारीबाग झील चल जो, तो उसका जल क्या होता है, स्थिर होता है। झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनका खारापन होता है। अब तू झील वाला पानी तोरा प्यास लगला कि खूब जोर से प्यास लगल तोरा, ए जी हमरा पानी पिलाइए ने, और तोर पास पानी साधन ना, तो क्या करेंगे, तू झील वाला पानी पी ले, तो झील वाला पानी पीने लायक नहीं होगा। क्या होगा, झील का पानी उसकी विशेषता खारापन होता है, यानी झील की पानी जो होती है वो खारा होती है। लेकिन अनेक झील मीठे पानी का भी होता है, लेकिन अनेक झील जो होता है वो मीठा पानी भी होता है। ऐसे ऐसे झील होते हैं जिसमें मीठी पानी होती है। झीलें भूपटल के किसी भी भाग पर हो सकती है। झील कहीं भी हो सकता है, जमीन का किसी भी भाग पर, किसी के जमीन के टुकड़े पर झील का निर्माण हो सकता है। ये उच्च पर्वतों पर मिलती है, यानी ऊंचे पर्वतों पर, पठार और मैदानों पर भी मिलती है, तथा स्थल पर
सागर तल से नीचे भी पाई जाती है, सागर तल से नीचे भी पाई जाती है। तो ये झील देख रहे हैं, झील हर जगह में रहा, पर्वत पर, पहाड़ पर, पठार पर, जमीन पर, ये सारी जगह में आप लोग को झील मिलती है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या बोलता है झीलों का वर्गीकरण। हम तो समझे झील, क्या समझे? झील। झील किसे कहेंगे? तो देखो सर, झील उसे कहेंगे जमीन का एक गड्ढा भाग होता है जिसमें पानी जमा होता है, जिसके चारों तरफ स्थल होते हैं, उसी को हम लोग झील कहते हैं। झील कहीं भी हो सकता है, पर्वत पे, पहाड़ पे, पठार पे और जमीन पे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? झील कहेंगे। झील का पानी सर खारा भी होता है और झील का पानी मीठा भी होता है। ये थी आपकी झील की परिभाषा। अब हम लोग समझेंगे झील का वर्गीकरण, यानी झील का प्रकार। देखिए क्या बोलता है, झीलों का वर्गीकरण विभिन्न मानदंडों जैसे देखो कैसे प्रकार बांटा हुआ है, उसकी उत्पत्ति आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी उत्पत्ति पर, आकार भैया, उसकी गहराई कितना, गड्ढा, स्थान, जल, रसायन और पारिस्थितिकी के आधार पर किया जा सकता है। मतलब कि झील को जो बांटा जाता है, यानी झील को इसके हिसाब से बांटा जाए, किसके हिसाब से? उसकी उत्पत्ति के हिसाब से, उसके आकार के हिसाब से, गहराई के हिसाब से, कौन सा स्थान पर है और उसकी जल का खारा है कि मीठा है, इसी सब के आधार पर झील को हम लोग क्या करेंगे? बांट देंगे। क्या करेंगे? बांट देंगे। चलिए झील को वर्गीकृत करने के लिए कुछ सामान्य तरीके इस प्रकार हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि झील को वर्गीकरण करना है, तो कुछ तरीका है भैया, कुछ कैसे हम लोग देख सकते हैं। देखो कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछना है, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछना है। हम फिर से समझाएंगे ताकि एक ही क्लास में आपकी सारी डॉट्स क्लियर हो जाए। 0% डॉट आपको आज की क्लास में 0% डॉट और 100% क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन या सॉल्व, मतलब डॉट जरा सा भी नहीं रहेगा, 0% और 100% क्लियर। चलिए तो वही अब देखेंगे कि कुछ सामान्य तरीके इस प्रकार है। अब किस प्रकार है भैया? देखो उत्पत्ति के आधार पर झीलों का वर्गीकरण करे थे। क्या करे थे? उत्पत्ति के आधार पर हम झील को बांटे हैं कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए क्या बोलता है, झीलों का वर्गीकृत करने का एक तरीका उनकी क्या है? उत्पत्ति के आधार पर है। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर है। यानी झील को वर्गीकृत करने का जो एक अच्छा तरीका है उसकी उत्पत्ति है। अब कैसे है भैया? जैसे ग्लेशियर झील। कौन सा झील? ग्लेशियर झील। अब ये ग्लेशियर झील है क्या भैया? देखो ग्लेशियर झील क्या है। ग्लेशियर झीलें तब बनती है जब ग्लेशियर पिघलते और पीछे हटते हैं। ग्लेशियर यानी बर्फ। अब बर्फ पिघलता तो क्या बनता है? तो बर्फ पिघलने से पानी बनता है। क्या बनता है? पानी बनता है। जब ग्लेशियर झील पिघलते और पीछे हटते हैं। अरे भैया तो बर्फ अगर देख, मान के चलो हम पेज लेते हैं। अब हम इस पेज में क्या किए? एगो हम बर्फ का टुकड़ा बना दिए, यानी मान के चल रहा है ये मेरा एक तो ग्लेशियर है। ग्लेशियर है। अब ये ग्लेशियर क्या करेगा? यानी ये क्या हो गया? हिम मान के चलना है। हिम मतलब क्या होता है बच्चों? बर्फ। कौन बर्फ? चुड़वा वाला बर्फ हम लोग खाते थे 2 रुपया में, दूध और चूड़ा मिला के जो चुड़वा वाला बर्फ खाते थे, लाल वाला बर्फ खाते थे। तो हम लोग अभी भी बर्फ खाते हैं, भले वो बर्फ मिलना बंद हो गया, लेकिन हम लोग खाते थे 2 रुपया में चूड़ा वाला बर्फ। तो हिम मतलब क्या था? वही बर्फ। अब देख हिम, ई अगर मान के चल ई वाला भाग इसका पिघला, अच्छे समझिएगा। आज अगर नहीं समझ पाइएगा झील तो कोई क्लास में नहीं समझ पाइएगा झील। समझो ये बर्फ है, ये बर्फ क्या हो रहा है? पिघल रहा है। क्या हो रहा है? पिघल रहा है। और पिघलते पिघलते ये पीछे हटते जा रहा है। पीछे हटते जा रहा है का मतलब है कि ये वाला खत्म होते जा रहा है। ये वाला स्थान इतना पिघल गया भैया, पिघलते जा रहा है और
खत्म होते जा रहा है। तो ये पिघला हुआ पानी क्या होगा, ये पिघला हुआ पानी जम जाएगा, यानी एक गड्ढा होगा, एक गड्ढा का निर्माण करके ये क्या होगा, यहाँ पानी जम जाएगा और यही पानी को क्या बोलेंगे, झील कहेंगे। यानी बर्फ के पिघलने से बर्फ पीछे हटती है और जो पानी जमा हो जाता है उसी से निर्माण झील का होता है, यानी उत्पत्ति के निर्माण के आकार पर। तो हिम के पिघलने से क्या होगा, हिम के पिघलने से झील का निर्माण होता है। वही लिखा गया है कि जिससे पानी से भरे गड्ढे पीछे रह जाते हैं। ग्लेशियर बर्फ के एक बड़े पिंड होते हैं, बताएं, ग्लेशियर एक बर्फ के बड़े पिंड होते हैं, यानी ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ होता है जो समय के साथ धीरे धीरे खिसकते हैं। अब खिसकते के साथ है पिघलते भी है, खिसकते के साथ क्या है, पिघलते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए क्षरण करते हैं और परिदृश्य के आकार देते हैं। जब कोई ग्लेशियर पीछे हटता है तो वह क्षेत्र क्या हो जाता है, अपने पीछे एक गड्ढा छोड़ सकता है। अब मान के चलिए वाला ग्लेशियर है, ये आगे बढ़ते जाते थे, ये वाला जो क्षेत्र छोड़ते जा रहा है, तो ये गड्ढा छोड़ते जा रहा है। वही गड्ढा में क्या होगा, यही वाला बर्फ पिघलेगा और यही गड्ढा में क्या आ जाएगा, पानी जमा हो जाएगा, जिसे सर्क या घाटी कहा जाता है, जो फिर पानी से भर जाता है। ग्लेशियर झीलों के उदाहरण में कैलिफोर्निया में लेक ताहो। अब देखो कैलिफोर्निया जगह का नाम है। अब कैलिफोर्निया में जो लेक है, लेक मतलब झील होता है, सबको पता है लेक मतलब क्या होता है, झील होता है। तो कैलिफोर्निया का ताहो झील और कनाडा का लुइस झील, कैलिफोर्निया का ताहो झील और कनाडा के लुइस झील जो ग्लेशियर झील के उदाहरण है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ग्लेशियर झील अच्छे से समझ में आ गई होगी। सर फिर से, ग्लेशियर झील किसे कहते हैं, तो सर ग्लेशियर झील उसे कहते हैं बर्फ के पिघलने से जब बर्फ खिसकती है और खिसके हुए भाग में गड्ढा छोड़ती है और वही गड्ढा में वही बर्फ पिघल के पानी जमा देता है, उसी को ही हम लोग ग्लेशियर झील कहेंगे। और ग्लेशियर झील के दो एग्जांपल है सर, उदाहरण है, जो कैलिफोर्निया में है और एक कनाडा में है। कैलिफोर्निया में कौन सा झील है, ताहो झील है, और कनाडा में कौन सा झील है, तो लुइस झील शामिल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ग्लेशियर झील आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या बोलता है, टेक्टोनिक झीलें। क्या बोलता है, टेक्टोनिक झीलें। अब टेक्टोनिक झीलें क्या है समझिएगा। टेक्टोनिक झीलें भूवैज्ञानिक हलचलों जैसे कि फॉल्टिंग और फोल्डिंग के परिणाम स्वरूप बनती है। कहीं ना कहीं भूवैज्ञानिक यानी भूकंप मान के चलते, भूकंप पृथ्वी के अंदर किसी भी चीज का गतिशील होगा तो उससे क्या होगा, टेक्टोनिक झीलें बनेगी। अब याद कीजिएगा प्रीवियस क्लास में हम ज्वालामुखी पढ़ाए थे, ज्वालामुखी पढ़ाए थे, भूकंप पढ़ाए थे और ज्वार भाटा पढ़ाए थे शायद, हाँ ये सब हम क्लास करवा चुके हैं। तो उसी में कहीं ना कहीं हम लोग देखे थे टेक्टोनिक प्लेटें। क्या देखे थे, टेक्टोनिक प्लेटें, जिसके टकराने से क्या आती है, भूकंप आती है। तो वही भूकंप अगर आ रही है तो वही कहीं ना कहीं वही टेक्टोनिक प्लेटें के कारण हमारे पृथ्वी पर हो सकता है झील का निर्माण हुआ होगा। अब देखो क्या, जब पृथ्वी की पपड़ी खिसकती है, वही बतिया अगला बजा बतिया हमने क्लास में कि देख भैया पृथ्वी के अंदर क्या है, तो पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट है, थाली लोटा गिलास तांबा कलछुल सब पृथ्वी के अंदर है। तो हम लोग जो पृथ्वी के अंदर का जिसका बात करें, जो प्लेट का बात करें, उसका नाम है टेक्टोनिक प्लेट। का नाम है टेक्टोनिक प्लेट। और यही पृथ्वी की पपड़ी खिसकती और हिलती है तो यह पानी से भरे अवसादों का निर्माण कर सकती है। और यही प्लेट जब आपस में खिसकेगी या गतिशील करेगी तो यह पानी से भरे अवसादों का निर्माण कर सकती है। ये झीलें सक्रिय टेक्टोनिक गतिविधि वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली। अब अफ्रीका में टेक्टोनिक झीलें का उदाहरण कौन सा झील है, तो इसको क्या कहेंगे, ग्रेट रिफ्ट वैली। रूस में बैकाल झील, रूस का बैकाल झील जो एक टेक्टोनिक झील का उदाहरण है।
और यह दुनिया की सबसे गहरी झील है। दुनिया का सबसे गहरी झील कौन सा है? तो बैकाल झील। कौन सा झील? बैकाल झील सबसे गहरा झील है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को टेक्टोनिक झीलें अच्छे से समझ में आ गई होगी, ग्लेशियर झीलें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कहा भैया ज्वालामुखी झीलें, कल की क्लास याद करना। ज्वालामुखी भूकंप, ज्वालामुखी झीलें, ज्वालामुखी भूकंप। अब देखिए सेम कंडीशन ज्वालामुखी झीलें पर भी लागू होती है। अब ज्वालामुखी झील क्या है, चलिए देखते हैं। ज्वालामुखीय झीलें सक्रिय या विलुप्त ज्वालामुखियों के गड्ढे या देखो ज्वालामुखी झीलें, कौन सी झीलें? ज्वालामुखी झीलें। ज्वालामुखी झीलें सक्रिय या विलुप्त ज्वालामुखियों के गड्ढे या कॉल्डेरा में बनती है। अब हम लोग क्या पढ़े थे? सक्रिय ज्वालामुखी पढ़े हैं? हाँ सर पढ़े हैं। विसुप्त या फिर विलुप्त ज्वालामुखी पढ़े हैं? हाँ सर पढ़े हैं। देखो वही लिख दिया है यहाँ कि ज्वालामुखी झीलें सक्रिय या विलुप्त ज्वालामुखियों के गड्ढे या कॉल्डेरा में बनती है। अब देख भैया ज्वालामुखी जहां आया वहां का हो गया, गड्ढा हो गया। ज्वालामुखी जहां आया वहां गड्ढा हो गया। अब वो गड्ढा में पानी भरेगा तो वो ज्वालामुखी झीलें कहलाएगी। गड्ढों की या कॉल्डेरा में बनती है। जब ज्वालामुखी फटती है तो यह एक गड्ढा बन सकता है। बता लियो, जब ज्वालामुखी ब्रह्म कैसे ब्रह्म फटलो तो उस जगह पर गड्ढा बन गया जो समय के साथ पानी से भर जाता है। अब जहां ज्वालामुखी आया, जहां ज्वालामुखी फटा, तो जहां जो स्थान पर ज्वालामुखी फटा वो स्थान में गड्ढा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गड्ढा बन जाएगा। और वही गड्ढा ऐसा समय आएगा कि उसमें पानी भर जाएगा तो उससे एक झील का निर्माण होगा, उससे एक झील का निर्माण होगा। ये झीलें उच्च ज्वालामुखी गतिविधि वाले क्षेत्रों में पाई जा सकती है, जैसे कि प्रशांत रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर यानी प्रशांत रिंग ऑफ फायर। ज्वालामुखी झील का एक उदाहरण ऑर्गेन में क्रेटर झील है। अब ऑर्गेन एक जगह, उसमें क्या है भैया? क्रेटर झील है। ये क्रेटर झील जो है भैया एक उदाहरण किसका है? तो सर क्रेटर झील एक ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। किसका है? ज्वालामुखी झील का एक उदाहरण है जो 7000 साल पहले माउंट मजामा, कौन मजामा? माउंट मजामा में फटने और ढहने से बने थे। अब भैया तू आज के क्लास अटेंड करे से पहले पिछला क्लास समझ लियो। ज्वालामुखी कहाँ आएगी? हमेशा ज्वालामुखी उच्च पर्वतों पर, पठारों पर आती है। तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी जो झील है वो कहाँ बनेगी? तो सर पहाड़ पे बनेगी। तो यही का माउंट मजामा के फटने से क्रेटर झील का निर्माण हुआ था और यही क्रेटर झील क्या है? ज्वालामुखी झील कहलाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ग्लेशियर झील, टेक्टोनिक झील और ज्वालामुखी झील आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? समाधान झील। कौन सा झील है? समाधान झील। जैसे भैया घोल झीलें चूना पत्थर और जिप्सम जैसी घुलनशील चट्टानों वाले क्षेत्र में बनती है। अब जहां मान के चल भैया चूना पत्थर अधिक है, जिप्सम अधिक है, घुलनशील जो चीज घुलता है वो सब वाले इलाका में कहीं ना कहीं चट्टाने वाले क्षेत्र में बनती है। जब वर्षा जल यानी पानी जब पड़लो से वाला जल या पृथ्वी के अंदर वाला जल यानी भूजल इन चट्टानों के संपर्क में आता है तो यह उन्हें घोल सकता है और पानी से भरे गड्ढे का निर्माण कर सकता है। अब जहां पर अच्छा देखो समझो, मान के चलिए एक बड़ा चट्टान, चलो पेज में हम समझाते हैं, वही पेज में हम समझाते हैं। देखो इसको हम पहले मिटा देते हैं। इस समय हम क्या बता रहे थे? हिम ग्लेशियर के पिघलने से। अब हम बता रहे हैं समाधानी झीलें। अब देखो समाधानी झीलें क्या है, क्या बोल दिया? अब चूना पत्थर, चूना पत्थर जिससे आप लोग घर पोचाड़ा करते हो, चूना पत्थर होता है। अब ये सब चीज क्या होता है? पानी में घुल जाता है। क्या हो रहा है? पानी में घुल जा रहा है। तो मान के चलो हम एक ये बहुत बड़ा ले लिए हैं
चट्टान, इसका नाम रख देते हैं चट्टान। अब ये चट्टान है भैया, तो ये चट्टान जहां पर है, ये चट्टान जिस एरिया में है, तो कहीं ना कहीं वो एरिया को घेरे हुए है, वो एरिया को घेरे हुए है। अब इस चट्टान को हम ऐसे ढक लेंगे तो क्या होगा, ये वाला क्षेत्र गड्ढा हो जाएगा कि नहीं होगा। जहां चट्टान है, जहां चट्टान है, अगर उस चट्टान को, उस पत्थर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो वहां पहले, जहां वो पहले स्थिर था वहां गड्ढा हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ सर, गड्ढा हो गया। और यही चट्टान हो भैया पानी में घुलने वाला, यही चट्टान क्या है, पानी में घुलने वाला है। तो अगर इस चट्टान पे पानी पड़ेगा, इस चट्टान पे हमेशा पानी रहते रहेगा, तो ये चट्टान क्या हो जाएगा, एक ऐसा समय आएगा कि ये चट्टान विलुप्त हो जाएगी, और जहां ये अभी स्थिर था उस स्थिर में गड्ढा बना के पानी जम जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी जम जाएगा, यानी पानी भर जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग समाधाने झीलें कहेंगे। जो चूना पत्थर जिप्सम उपसम, जो पानी घोलन, जो घुल जाता है पानी में, और वही पानी घुल के वही गड्ढे वाला इलाका में रह जाता है, इसी को ही हम लोग समाधान झील कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये झीलें आमतौर पर काष्ठ स्थलकृति वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे मैक्सिको में, कहा, मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप, मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप। देखो युकाटन प्रायद्वीप क्या है भैया, ये भी समाधान झील है। यूटा में ग्रेट सॉल्ट लेक, यूटा में ग्रेट सॉल्ट लेक भी एक घोल झील का उदाहरण है, जो नदियों और नालों से क्षेत्र में बहने वाले पानी के वाष्पीकरण से बनती है। यानी कि भैया सॉल्ट लेक भी एक घोल झीले का उदाहरण है, युकाटन प्रायद्वीप भी एक कहीं ना कहीं समाधान झीले यानी घोल झीले का एक उदाहरण है। चलिए मानव निर्मित झीले, कौन सा झीले, मानव निर्मित झीले, जिसको हम बना दिए, जिसको मनुष्य बना दिया, हजारीबाग झील को मनुष्य बना दिया, मानव निर्मित झीलें आ जाएंगी। अब मानव निर्मित झीलें कब भैया, तो सर मानव निर्मित हम जान रहे थे, जो मानव बनाया है, जो मानव अपने यूज के लिए बनाया है, उसे क्या कहेंगे, उसे मानव निर्मित झीलें कहेंगे। चलिए देखिए क्या बोलता है, मानव निर्मित झीलें मनुष्यों द्वारा, किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा, केकर द्वारा बनल तो भैया, तो मनुष्य के द्वारा सिंचाई करने के लिए, जल विद्युत उत्पादन करने के लिए, बिजली के लिए, और घूमे ले, लड़का लड़की मनोरंजन जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। अब हजारीबाग वाला झील देख ले, हजारीबाग वाला झील से सिंचाई होता है, बड़े कम होगा, बिजली विद्युत उत्पादन होता है नहीं, तो का भैया, हजारीबाग झील है भैया मनोरंजन के लिए, किसके लिए, मनोरंजन के लिए। तो कहीं ना कहीं हजारीबाग झील का तो मानव निर्मित झील है। ये झीलें पूरी दुनिया में पाई जा सकती है, पाई जाता भैया। अभी हम यहाँ अभी हम देख का समझ, अभी झीलें पूरे दुनिया में पाई जाती है। अब देख मानव निर्मित झीलें, अब सुन, एक गाना आ गया, अब कौन गाना आ गया, भोजपुरिया गाना आ गया, कौन गाना, तोरे खातिर चले पोकलेन मस्ती, बोल रहा है लेखक क्या बोलना चाह रहा है, समझिए, लेखक के फीलिंग्स को आप लोग फील करो कि तोरे खातिर चले पोकलेन मस्ती, तोरे खातिर कोड़बा सूखल जमीन। अब वो जब सूखल जमीन कोड़ेगा, जब वो जमीन जब सूखल कोड़ जाएगा तो वहां पानी पड़ेगा, पानी जम जाएगा। देखो लेखक में कितना दम है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना हाई है, बोल दे रहा है लेखिका के लिए, क्या बोलना चाह रहा है कि तोरे खातिर कोड़ेंगे सूखल जमीन, तोरे खातिर। तो कहीं ना कहीं सूखल जमीन खोल रहा है पोकलेन मशीन से, पोकलेन मशीन भी ओकरे खातिर चला रहा है और जमीन भी ओकरे खातिर कोड़ रहा है, तो वो जमीन में पानी भरेगा और झील का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, मानव निर्मित झीलें आ जाएंगी, जिसमें से मनुष्य बनाया, केकर खातिर बनेल को, तोर लिए लानबो रसगुल्ला नमकीन, तू ये भी घूमेल वहां मनोरंजन, वो झील के किनारे बैठबी और तोरे लिए लानबो रसगुल्ला नमकीन, आजो दिखा दे अपन चेहरा हसीन। तो कहीं ना कहीं झील का निर्माण हो रहा है, और किस लिए हो रहा है, मनोरंजन के लिए हो रहा है। देख लिए
मानव निर्मित झीलें का निर्माण कैसे हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि मानव निर्मित झीलें आपको और अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए और देखते क्या बोलता है। अभी दुनिया में कहीं भी पाई जा सकती है, दुनिया का भी अब ही बना दो जी, ही बना दो, यही भी हम बना देंगे, पाई जा सकती और आमतौर पर नदियों या नालों पर बांध बनाकर भी बनाई जाती है। मानव निर्मित झीलों के उदाहरण में नेवादा में लेक मीड, कौन सा, नेवादा में लेक मीड शामिल है, जिसे हूवर बांध द्वारा बनाया गया था। और जिम्बाब्वे में लेक करीबा, जिसे करीबा बांध द्वारा बनाया गया था। ये सब कौन सा एग्जाम्पल है, ये सब तोरे खातिर चलेबो पोकलेन मशीन, तोरे खातिर कोड़बो सूखल जमीन, यानी मानव निर्मित झील है। अब वो लेखक उसके लिए कोड़ेगा, उसके लिए झील बनाएगा, उसके लिए मनोरंजन घूमने जाएगा, उसके लिए मिठाई लाएगा ताकि ओकर चेहरा देख सके। तो ये सब झील मानव निर्मित झील है। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको झीलें अच्छे से समझ में आ गई होगी। मानव निर्मित झीलें होगी या समाधानी झीलें, जिसे घोल झीलें भी कहेंगे, ग्लेशियर झीलें कहेंगे, टेक्टोनिक झीलें कहेंगे और भूकंप झीलें कहेंगे। यानी कि आज की क्लास में लोग 5 गो झीलें पढ़े और कैसे कैसे झील का निर्माण हुआ उसको समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मैदान किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, मैदान किसे कहते हैं। मैदानों का वर्गीकरण और इनका महत्व की विवेचना करें। अब देखो हम लोग झील को समझे, किसे कहते हैं, कैसे बना, कितने प्रकार है, ठीक उसी तरह हम लोग मैदान को समझेंगे। देखिए मैदान क्या बोलता है, भौगोलिक दृष्टि से मैदान, कौन से दृष्टि से, तो भौगोलिक दृष्टि से मैदान उस भूमि क्षेत्र को कहते हैं जो समतल हो या जिसमें बहुत थोड़ा उतार चढ़ाव हो और जिसकी ऊंचाई समुद्र तट से 500 फुट से कम हो। यानी मान के चलिए मैदान क्या है, तो मैदान उसे कहेंगे सर जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 500 फीट से भी कम हो और उसकी भूमि उबड़ खाबड़ हो और समतल हो, उसे क्या कहेंगे, उसे मैदान कहेंगे। ऊंचाई, स्थिति, आकार और धरातलीय स्वरूप के आधार पर मैदानों को कई भागों में बांटा गया है। अब कहीं ना कहीं हम लोग मैदान को कई सारे भागों में बांटे हैं। अब देखो मैदान की परिभाषा, अब क्या है भैया मैदान की परिभाषा समझो। मैदान एक समतल भूमि है, कौन भूमि है, समतल भूमि है। मैदान एक समतल भूमि है जिसकी ढलान कम होती है। मैदान एक समतल भूमि है जिसकी ढलान कम होती है। यह आमतौर पर नदियों द्वारा जमा किए गए जलोढ़ मिट्टी से बनी होती है। यानी नदियों द्वारा लाई गई जो भी मिट्टी है यानी जलोढ़ मिट्टी से ही किसी मैदान का निर्माण होता है। मैदानों का क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। झील और मैदान, मैदानों का क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो सकता है और वे विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर हो सकता है। मैदानों का जो एरिया होता है, जो डेंसिटी होती है, जो क्षेत्रफल होती है, वो बहुत बड़ा हो सकता है और कई तरह के वनस्पति और जीवों का घर भी हो सकता है। अब देखो मैदानों का वर्गीकरण, कौन सा, मैदानों का वर्गीकरण, यानी मैदानों को बांटा गया है कौन कौन से हिसाब से। देखो ऊंचाई के आधार पर, पहली बार मैदानों को किस पे बांटा गया है, तो ऊंचाई के आधार पर। अब ऊंचाई के आधार पर क्या बांटते हैं, निम्न मैदान। ऊंचाई के आधार पर कौन सा मैदान पहले आता है, तो पहले आता है निम्न मैदान। अब निम्न मैदान क्या है भैया, ये समुद्र तल से 500 फीट से कम ऊंचाई पर स्थित होते हैं। मतलब कि समुद्र तल से, यानी समुद्र वाला जो जमीन है भैया, तो समुद्र में डुब्बी और जो जमीन है समुद्र के जमीन से ऊंचाई अगर नापेगा तो 500 फीट से कम ऊंचाई पर स्थित होते हैं। जैसे गंगा का मैदान नीदरलैंड का
तटीय मैदान, ये सब निम्न मैदान है जो ऊंचाई के आधार पर इसे बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न मैदान का बदल का, तो सर निम्न मैदान उसे कहते हैं जो समुद्र तल के ऊंचाई से 500 किलोमीटर के नीचे रहता है, उसे निम्न मैदान कहते हैं। अब देखो क्या बोलता है, मध्यवर्ती मैदान। कौन सा मैदान? मध्यवर्ती मैदान। अब ये 500 फीट से 1000 फीट ऊंचाई के बीच स्थित होते हैं। अब समुद्र तल से ऊपर उठ भी तो 500 फीट से 1000 फीट तक ये मध्य मैदान स्थित होते हैं। जैसे भैया दक्कन का पठार जो एक भारत में स्थित है, दक्कन का पठार जो है वो मध्यवर्ती मैदान का एक उदाहरण है। अब इसकी ऊंचाई भैया, तो सर दक्कन का जो पठार है वो मध्यवर्ती मैदान है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊंचाई समुद्र तल से 500 से 1000 के बीच में स्थित होती है। हम लोग ऊंचाई के आधार पर मैदान को बांट रहे हैं। अब क्या बोलता है? उच्च मैदान यानी सबसे ऊंचा मैदान। अब उच्च मैदान क्या बोलता है? ये 1000 फीट से 2000 फीट ऊंचाई के बीच स्थित होती है, यानी 1000 से 2000 फीट ऊंचाई के बीच स्थित होती है। जैसे कोलोराडो का पठार जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो कहीं ना कहीं सबसे ऊंचा मैदान कौन सा मैदान है? कोलोराडो मैदान। वो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी अमेरिका में है, जिसकी ऊंचाई 1000 से 2000 फीट के मध्य है। ये तो हम लोग मैदान को बांटे ऊंचाई के आकार पर। अब दूसरा है स्थिति के आधार पर। दूसरा कौन सा है? स्थिति के आधार पर। अब स्थिति के आधार पर क्या बोलता है? देखिए, स्थिति के आधार पर तटीय मैदान। कौन सा मैदान? तटीय मैदान। स्थिति के आधार पर तटीय मैदान, ये मैदान समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। कहा? जहां तुम समुद्र से निकल के नहा के तुम निकलो ही, और जहां बैठे आराम से बालू पर, गोवा वाला बीच, जो भी बीच आप लोग समुद्र जाइएगा और नहा धोवा के जब निकलिएगा और समुद्र के किनारे जहां तुम बैठ भी, तो ओकरा का बोल दी? ओकरा तटीय मैदान कह दी। ये आमतौर पर लहरों के जमाव से बनते हैं, जैसे पूर्वी तटीय मैदान जो अमेरिका में है। अब देख, समुद्र में लहर ऐसे कहते रहेगा, आपको छू के भाग जाएगा, तो वो लहर आ रही है ना, तो वो लहर क्या ला रही है? समुद्र अपने साथ पदार्थ लेके आ रही है। तो वही समुद्र के लहरें से क्या बनेगी? मिट्टी उट्टी जो भी रहेंगी, जितने भी पदार्थ होंगी वो जम जाएंगी, और उसी से एक मैदान का निर्माण होगा। और वही मैदान को कौन मैदान कहेंगे? सर उसी मैदान को हम लोग तटीय मैदान कहेंगे, जो समुद्र के किनारे मैदान स्थित होता है। चलिए, इसका एक एग्जांपल कौन सा है? तो सर पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय कहाँ है? पूर्वी तटीय अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है? अंतर्देशीय मैदान। अब अंतर्देशीय मैदान क्या है भैया? ये मैदान समुद्र से दूर स्थित होते हैं, यानी अंतर्देशीय मैदान समुद्र से दूर स्थित होते हैं। कहां से? एकदम समुद्र से बड़ी दूर स्थित होता है, जिसे अंतर्देशीय मैदान कहते हैं। ये आमतौर पर नदियों द्वारा जमाव से बनते हैं, जैसे गंगा का मैदान। अब गंगा का मैदान है भैया, तो गंगा के मैदान भारत में जब आती है तो अपने साथ बहुत सारे पदार्थ लेके आती है, बहुत सारी मिट्टी लेके आती है, और वही मिट्टी से मैदान का निर्माण होता है। इसे को ही हम लोग गंगा की मैदान कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि उसके ऊंचाई के आधार पर और दूसरा स्थिति के आधार पर मैदान को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इस क्लास में अच्छे से नहीं समझ पाइएगा तो कोई क्लास में आप अच्छे से नहीं समझ पाइएगा। अब देखो, दो आधार पर हम लोग बांट दिए मैदान को। अब जो तीसरा है वो है आकार के आधार पर। किसके आधार पर? तो आकार के आधार पर। अब आकार के आधार पर तीसरा क्या बोलता है? विस्तृत मैदान। कौन सा मैदान? आकार के आधार पर विस्तृत मैदान, यानी बहुत लंबा चौड़ा मैदान। यह विशाल क्षेत्रफल वाले मैदान होते हैं।
ये विशाल क्षेत्रफल वाले मैदान होते हैं, बहुत लंबा चौड़ा मैदान फैला हुआ, जैसे ये अमेरिका का ग्रेट प्लेन। तो अमेरिका का जो ग्रेट प्लेन है वो कहीं ना कहीं विस्तृत मैदान का उदाहरण होता है। दूसरा छोटा मैदान, हमारे घर जैसा छोटा मैदान, ये का भैया इस सीमित क्षेत्रफल वाले मैदान होते हैं, बड़े छोटा होते हैं, जैसे नदी घाटियों के किनारे पाए जाने वाले छोटे मैदान। अब नदी के किनारे जो मैदान पाए जाएगा वो छोटा मैदान कहलाएगी। तो ये तो आकार के आधार पर मैदान को हम बांट रहे हैं, स्थिति के आधार पर मैदान को हम बांटे, ऊंचाई के आधार पर मैदान को बांट रहे हैं। अब जो चौथा है वो है धरातलीय स्वरूप के आधार, यानी जमीन पर मैदान की स्थिति को हम लोग क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। अब क्या बोलो समझ। जलोढ़ मैदान, क्या मैदान, जलोढ़ मैदान। अभी जलोढ़ मैदान क्या है, तो जलोढ़ मैदान जो नदियों के द्वारा लाई गई अवशेषों से बनता है, नदियों द्वारा लाई गई अवशेषों से बनता है, पदार्थों से बनता है, मिट्टी से बनता है। नदी जो बहा के लाती है अपने साथ, जो भी चीज पदार्थ लाती है, जो भी अवसाद लाती है, वही सब चीज के जमने से जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। और जलोढ़ मिट्टी भी कहीं ना कहीं नदियों के द्वारा लाई गई अवसादों से ही बनती है। तो वही बोल दिया है, देखिए वही बोला है, क्या बोला है समझ भैया। जलोढ़ मैदान ये नदियों द्वारा जमा किए अवसादों से बनते हैं, जैसे गंगा का मैदान, जैसे सिंधु का मैदान। तो गंगा का मैदान और सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन, गंगा। तो कहीं ना कहीं गंगा बह रही है और अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेके आ रही है। तो वही अवसाद क्या होता है, जमा हो जाता है, जिससे एक मैदान का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह सिंधु का मैदान, तो सिंधु का है, तो सिंधु एक लंबी नदी है, 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है भैया। कितना किलोमीटर, 2900 किलोमीटर लमसम। तो कम से कम ये भी नदी जो बह रही है अपने साथ अवसाद लेके आ रही है, पाकिस्तान की लंबी नदी होगी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी एक जलोढ़ मैदान का निर्माण होएगा, जो कि इसको भी हम लोग जलोढ़ मैदान का एग्जाम्पल मानेंगे। यानी सिंधु का मैदान सिंधु नदी से, गंगा का मैदान गंगा नदी से। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि धरातलीय स्वरूप के आधार पर जलोढ़ मैदान को अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है हिमानी मैदान। कौन सा मैदान, हिमानी मैदान। अभी हिमानी मैदान का भैया, हिमानी यानी बर्फ, हिमानी मतलब बर्फ, समझो। ये हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसादों से बनते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ मैदान। यानी हिमानी नदों द्वारा जमा किए गए अवसादों से बनते हैं। यानी हिम नदी यानी बर्फ से बर्फ पिघलती है, हिम नदी का निर्माण होता है। मान के चलो एगो हिमालय पिघल रही है, चलो एक तो पेज में इसको समझ लेते, वही पेजवा में जिससे हम लोग सब समझ रहे हैं। हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग हिम नदी को समझेंगे। किसको समझेंगे, हिम नदी को समझेंगे। अब चलो देखो कैसे हिम मैदान, मान के चल भैया ये तोर का है सर, ये मेरा इंडिया है। क्या है, मेरा इंडिया है। फिर से बनाते हैं, चलिए देखिए। ये मेरा भारत हो गया, मान के चलना। अब ये वाला भारत मेरा हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत ही पिघल रहे थे। हिमालय का है भैया, हिमालय मेरा बर्फ का है। किसका है, बर्फ का है। तो हिमालय इसका नाम है, हम रख दिए हिमालय। अब ये बर्फ पिघल रही है, क्या कर रही है, बर्फ पिघल रही है। तो यहाँ झील का निर्माण हो जा रहा है। किसका निर्माण हो जा रहा है, झील का। भी हम लोग हिम नदी में झील पढ़े हैं,
हिमझील। तो ये झील का निर्माण हो रहा है। अब इस झील से क्या निकल रही है? इस झील से हमारा नदी निकल रही है। क्या निकल रही है? नदी निकल रही है। मान के चलो कौन सा नदी? सिंधु नदी मान के चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नदी, सिंधु नदी कभी नहीं सूखेगा जिंदगी में, कभी नहीं। गंगा नदी कभी नहीं सूखेगा, और भी इससे जो भी नदी निकल रही है कहीं नहीं सूखेगा। तो ये नदी जो निकलती है, तो ये नदी के आसपास वाला जो भी क्षेत्र होगा, ये नदियों द्वारा लाए गए अवसादों यानी हिमनद अवसाद यानी हिम मैदान का निर्माण करेगा। उम्मीद करता हूं कि हिमानी मैदान भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। शॉर्ट में बोल सर, हिमालय बर्फ पिघलेगा, हिम पिघला, बर्फ पिघला और उससे नदी बना, और वही नदी अपने साथ अवसाद लेके आएगी और मैदान का निर्माण करेगी। उसे को हम लोग हिमनद मैदान कहते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट क्या है? ज्वालामुखी मैदान। अब ज्वालामुखी मैदान का हो भैया समझ, ये ज्वालामुखी कौन सा? ये ज्वालामुखी विस्फोट, ये ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले लावा के ठंडा होने से बनते हैं। अब ज्वालामुखी फटलन, ज्वालामुखी लावा मैग्मा, तो लावा फटा और ठंडा हो गया, तो एक मैदान का निर्माण हो गया। जैसे डेक्कन का पठार, यानी डेक्कन का पठार ज्वालामुखी का पठार है, यानी निर्माण है, यानी ज्वालामुखी मैदान का उदाहरण है कौन? दक्कन की पठार। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट है रेगिस्तानी मैदान, यानी रेगिस्तान वाला भैया जहां पानी भी ना मिलता, ये रेत से ढके मैदान होते हैं। जैसे कि हजारीबाग बोलते हैं भारत का थार रेगिस्तान। किसका? भारत का थार रेगिस्तान, जो भारत में स्थित है। तो थार रेगिस्तान भैया यानी खाली बालू हो, खाली रेत हो, तो कहीं ना कहीं ये रेगिस्तानी मैदान कहलाएगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो हमरे इनके का कि ये वर्गीकरण परस्पर जुड़े हो सकते हैं। जैसे भैया उदाहरण के लिए गंगा का मैदान और अंतर्देशीय जलोढ़ मैदान। अभी हम लोग जलोढ़ मैदान पढ़े ना कि जलोढ़ मैदान गंगा के बनने से बनेगी, गंगा के अवसादों से बनेगी, उसे हम लोग गंगा की भी मैदान कहेंगे और उसे जलोढ़ मैदान भी कहेंगे। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में संबंध बना रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं रचना के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण। अब इसकी रचना के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? मैदान को बांट रहे हैं। जैसे भैया रचना के आधार पर मैदानों को 4 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला क्या है? जलोढ़ मैदान। क्या है पहला? जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान वे समस्त भूभाग है। क्या बोल दिया? देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जा रही है। जलोढ़ मैदान वे समस्त भूभाग है जो नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से बनते हैं। बताइए भैया, जो नदियों के द्वारा लाया गया जो भी अवसाद है, वो अवसाद आपस में जम गया तो जलोढ़ मैदान का निर्माण हो गया। इन अवसादों में रेत आते हैं, गाद आते हैं और मिट्टी शामिल होते हैं, जो नदियां अपने साथ ऊपर इलाकों से बहाकर लाती है। जैसे गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, मिस्र का मैदान इसका मुख्य उदाहरण है। यानी कहीं ना कहीं मिस्र में कौन नदी? तो नील नदी। तो नील नदी मिस्र में बह रही है, तो नील नदी का भी कहीं ना कहीं वो नदी है अपने साथ अवसाद लेके आएगी तो एक जलोढ़ मैदान का निर्माण करेगी। गंगा भी अपने साथ अवसाद लेके आएगी तो एक जलोढ़ मैदान का निर्माण करेगी, गंगा मैदान का निर्माण करेगी। सिंधु का मैदान कहीं ना कहीं ये भी सिंधु नदी अपने साथ अवसाद लेके आती है तो मैदान का निर्माण करेगी, यानी जलोढ़ मैदान का निर्माण करेगी। दूसरा क्या है? हिमानी मैदान। अब देखिए हिमानी मैदान वे समतल भूभाग है जो हिमनद द्वारा जमा किए गए अवसादों से बनते हैं। हिमनद धीरे धीरे क्या होते हैं? बहुत बहते हुए चट्टानों को तोड़ते हैं और उनके टुकड़े मिट्टी और रेत को अपने साथ बहा लाते हैं। जब यह हिमनद पिघलते ही बता लिया तो यह जमा हुए अवसादों का एक समतल बनाते हैं।
जैसे उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ मैदान इसके उदाहरण। अभी क्या बता हिमनाथ भैया, एक बर्फ पिघल रहा है तो पानी बह रहा है, तो वही पानी जब बह रहा है तो तोड़ते उड़ते पत्थर को तोड़ते उड़ते अपने साथ मिट्टी उट्टी रेत अवसाद लेके जा रहे हैं, और वही अवसाद एक मैदान बन जा रहा है, तो उसी को हम लोग हिमानी मैदान कहेंगे। ज्वालामुखी मैदान यानी ज्वालामुखी के फटने से देखिए क्या बोलता है, उस हम लोग लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों में समझ ले रहे हैं। तीसरा है ज्वालामुखी मैदान। ज्वालामुखी मैदान वो समतल भूभाग है जो ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले लावा और राख से बनते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान लावा ज्वालामुखी के मुख से निकलकर आसपास के क्षेत्र में क्या होता है, फैल जाता है। मान के चल यहां से ज्वालामुखी निकला और आसपास क्षेत्र में क्या हो गया, फैल गया। क्या हो रहा है, फैल रहा है, मिलकर आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। यह लावा का ये फैल गया और ठंडा हो गया। क्या हो गया, ठंडा हो गया, और ठंडा होने पर ज्वालामुखी पठार का निर्माण करता है। और यही लावा क्या होता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने पर ज्वालामुखी पठार का निर्माण करता है। ज्वालामुखी मैदान की मिट्टी काली होती है। ज्वालामुखी मैदान की मिट्टी क्या होती है, काली होती है। सबको पता है भैया, जलने के बाद सब क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। चाहे धूप से जलो चाहे आग से जलो, किसी से भी जलोगे तो क्या होगा, काली होती है, यानी काले हो जाओगे। थार का रेगिस्तान कहाँ है, भारत में। सहारा रेगिस्तान कहाँ है, अफ्रीका में। ये जो थार का रेगिस्तान और सहारा रेगिस्तान ये ज्वालामुखी मैदान का उदाहरण है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि झील और मैदान आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग JH एग्जाम फ्लैक्स पर अगर नहीं समझ पाए, कौन सा प्लेटफॉर्म, JH एग्जाम फ्लैक्स पर अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप नहीं समझ पाइएगा। और ये मैं बार बार बता रहा हूं कि 16 जो भी आप लोग का एग्जाम डेट आ गया है, ये ओनली फॉर प्रिपरेशन, यानी कि एग्जाम को लेके ये सब क्वेश्चन आंसर करवाई जा रही है। नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, यानी डीपली पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तो 110% आएगा तो लिख लेंगे, नहीं आएगा तो झील का निर्माण कैसे हुआ, मैदान का निर्माण कैसे हुआ, झील कितने प्रकार के हैं, मैदान कितने प्रकार के हैं, ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आज का जो लेक्चर था वो लेक्चर क्या था, क्वेश्चन आंसर 4, यानी क्वेश्चन सीरीज 4 है। इसके पहले 3 क्वेश्चन सीरीज यानी 6 क्वेश्चन सीरीज मैंने करवा दिया है, और ये 8 यानी टोटल 8 क्वेश्चन आंसर में आप लोग का 5 क्वेश्चन आंसर एकदम डन हो गया। कितना क्वेश्चन आंसर, 5 क्वेश्चन आप लोग का डन हो गया है। और ये इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर 1, 2, 3 जिनकी भी MDC पेपर में ज्योग्राफी है, उन लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं कि सहारा मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ है भैया, थार का निर्माण कैसे हुआ है, थार के मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, और भी बहुत कुछ। जो आज की जानकारी थी वो क्या थी, झील की परिभाषा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि झील की परिभाषा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरा क्या था, मैदान की परिभाषा। मैदान की भी परिभाषा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। एग्जाम सर पे है, पढ़िए। एग्जाम सर पे है, पढ़िए और एग्जाम को अच्छे दीजिए, अच्छा बनाइए, और JH एग्जाम फ्लैक्स चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बनाइए। हम आप लोग को मदद कर रहे हैं तो आप लोग अच्छा परसेंटेज दीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए, ताकि भविष्य में किसी भी चीज में दिक्कत ना हो। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।